और अब खबरें तफसील से। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने हाइहामा कुपवाड़ा में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब किया। सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के लिए बराह रास्त जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि अगर ये लोग इंतखाबी धांधली नहीं करते तो यहां 1 लाख लोग कब्रों में नहीं होते। इनका कहना था ये सैलानी है और इनके हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हुए और अल्लाह ने इनसे हिसाब जरूर लेगा। अल्लाह। सज्जाद गनी लोन का कहना था कि PAGD टोले को दफा 370 की फिक्र नहीं बल्कि इक़्तिदार खोने का गम था, इसीलिए मैं वहां से निकल गया। उनका कहना था कि NC इक़्तिदार की भूखी पार्टी है और इक़्तिदार के लिए NC किसी भी हद तक जा सकती है। तस्दील होगी उन लोगों की जो इस वक्त कब्र में है, उनको किसने मारा है, ये क्या बोलते हैं। जो 87 के चोर हैं जिनने गन ठोसा इस कौम पर और उसके बाद 1 लाख लोग जो हैं वो कब्रों में हैं इस वक्त वायलेंस की वजह से, ये बता रहे हैं सैक्रिफाइस। इनका लाल झंडा खून का झंडा है जो खून ने बहाया है और अल्लाह ताला इनसे हिसाब लेगा, ये याद रखना। देखिए LG साहब को पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन से ही पता चलता है कि सच क्या, ओपिनियन पोल से नहीं। मुझे लगता है जो उनने बात कही है शायद उनको सोचना चाहिए इस पर, और मैं अगर उनकी जगह होता तो ये बयान वापस ले लेता, क्योंकि इट्स अगेंस्ट द बेसिक एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। इवन जब मोदी जी हैं वो भी इलेक्शन से ही आए हैं ना, ओपिनियन पोल से नहीं आए हैं। और हमने तो वेलकम किया है, बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ जो बाकी भी बंद हैं, जो बेचारे बाहर के जेलों में बिलखुसूस बंद हैं, अल्लाह करे। और हमारी अपील है सरकार से कि वो उनको भी नहीं, ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी, बिकॉज अगर वो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में आए थे टूरिस्ट साहब, तो यहाँ तो उनने कोई सीट 14 में भी नहीं जीती है। 80% पोलिंग स्टेशनों में वो ट्रेल कर रहे थे, तो उनकी प्रॉब्लम कुछ और है, शायद डिलिमिटेशन नहीं है। और अगर उनका जो अलग हुआ है, फॉर एग्जांपल हंदवाड़ा की बात मैंने सुना है हो रही थी, वहां जो इलाका अलग हुआ है उसमें तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की लीड थी, रोना तो हमें चाहिए, मगर चूंकि हमने 6 की 6 जीती है, हमारे लिए एक ही बात है, इधर जाए उधर जाए, हमने तो लीड लेनी है। वादी कश्मीर में खुश्क साली की वजह से किसान और फ्रूट ग्रोवर्स परेशान होकर बारिश का इंतजार कर रहे हैं। पहाड़ी जिला शोपियां में भी ऐसी ही सूरत हाल है, इसलिए यहां के लोग अपने माल मवेशी को पालने के लिए जंगल का रुख करते हैं। लेकिन खुश्क साली की वजह से यहां पर भी घास सूख चुकी है और इसके साथ साथ नदी नालों में पानी की सतह भी कम हो चुकी है। ऐसे में हुकूमत ने एक खुशआइंद कदम उठाया था और कई इलाकों में वाटर पॉन्ड्स बनाए हैं, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं और कई पॉन्ड्स में तो पानी मयसर ही नहीं है, जिसकी वजह से पानी के कहत के चलते अब चौपाए भी मुतासिर हो रहे हैं। जनाब ये गई जनाब मुश्किलात वारिया जंगलन मज आब वाब सह गो खुशक, चारवाइन त्रश कुन वन बनाया डैम वेम आज योर, मगर यम पूर खुशक, आब तहन मौसम तमे आय वुबर वुबर खसान, मगर रूदा पेवान कहें, घास वास आज दुद तमाम वो तुम पन्ने वो तो मुश्किलात वन योर वन अनान, मतलब अमे मूजूब अनान, मतलब वन गर रटन योर दोस बिल्कुल फाके वसान, शाम पेवान त्रश गर दिन, यपर दरियाब अत आब कम, यह खुशक गुमुत, पूरा खुशक गुमुत। वन योकुन जंगलस कुन और चलित त्रश मूजूब, हरदस गई चारवाइस त्रश जरूरी। जहां एक तरफ फ्रूट ग्रोवर्स और किसान खुशक साली से परेशान है, वहीं चारपा भी इस कहत साली से गुजर रहे हैं। अगरचे यहाँ के लोग या मकामी लोग जंगलात की तरफ गर्मियों में रुख करते हैं ताकि जानवर यहाँ पे नीला घास खा पाते और यहाँ पे पानी पीने को भी मैसर रहता था, लेकिन खुशक साली के बाद अब जंगलों में भी पानी की कहत शुरू हो चुकी है और यहाँ पे जो घास है वो सूख चुका है। ऐसे में लोग कई तरह के परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अगरचे गवर्नमेंट ने यहाँ पे कई जगहों पे वाटर पॉन्ड बनाए ताकि जो चारपा है जहाँ पे पानी मैसर ना हो वहाँ पे वो पानी पी सकते थे, लेकिन वो भी खाली नजर आ रहे हैं। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुक्रिया। और वादी में पिछले 2 महीनों से चल रही खुश्क साली की वजह से जाफरान की पैदावार पर असर पड़ा है। ज़रे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नजीर अहमद गनाई ने बताया है कि इस सीजन में जाफरान की खेती के लिए आबपाशी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि पहले जाफरान के खेतों में कसीर तादाद में बादाम के भी दरख्त होते थे, जिसकी वजह से जमीन में नमी रहती थी। वाइस चांसलर डॉक्टर नजीर अहमद ने बादाम की काश्त करने का किसानों को मशवरा दिया है।
काफ़ी सालों पहले यहाँ पे इस सैफरान के फील्ड में बादाम के भी पेड़ होते थे और सैफरान भी होता था, लेकिन बदकिस्मती से वो बादाम के पेड़ काटे और आज हम इसको सिमुलेट कर रहे हैं कि अगर हमने इसको बादाम के पेड़ों के साथ जो है ना इंटीग्रेट किया, कल्टीवेट किया, तो सैफरान की काश्त बढ़ सकती है क्योंकि एक शेड बनेगा और मॉइस्चर रहेगा। और उसके अलावा हमने यहाँ पे इस फील्ड में इसको काला जीरा के साथ भी कल्टीवेट किया और इसी फील्ड में जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसमें सैफरान भी है और काला जीरा भी है। और काला जीरा हमने जून जुलाई के महीने में हमने हार्वेस्ट किया और आज काला जीरा आपको दिखेगा नहीं, आज सिर्फ सैफरान कुछ दिनों बाद आपको दिखेगा। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करी है कि सैफरान को नई टेक्निक से इसकी पैदावार को बढ़ाने का, और साथ में जम्मू कश्मीर को एक GI टैग भी हासिल हुआ है और जिसकी वजह से हमारी मार्केटिंग में रवा साल मुसलसल बारिश की वजह से राजौरी में फसलें बर्बाद हो गई हैं। खास तौर से तरकारी की फसल मुतासिर हुई है। फसलें मुतासिर होने से सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। मुतासरा किसानों ने फसल के नुकसान का मुआवजा दिए जाने का इंतजामिया से मुतालबा किया है। पूरा नुकसान हो गया, 4-5 बार जो आए या ओले पड़े इसकी वजह से पूरा नुकसान हो चुका है। आज तक किसी ने नहीं पूछा, कोई दवाई या कोई खाद कोई चीज़ नहीं देते हैं। जब एग्रीकल्चर के दफ्तर में जाते हैं ना तो दुगना रेट बताते हैं। अभी बीज के लिए बोलेंगे हम तो बोलते हैं हमारे पास आया ही कुछ नहीं, हमारे पास आया ही कुछ नहीं, आया ही कुछ नहीं है, कुछ नहीं देते, कोई सुनवाई के लिए आता नहीं हमारे पास। ये पत्ते पूरे खराब हो चुके हैं। पूरे खराब हो चुके हैं ना। ये बाहर से जाकर दवाइयाँ ला के मैंने मार के फिर दोबारा तैयार किया है, प्राइवेट दवाई लिया पूरा, लेकिन इन लोग कोई दवाई नहीं दी आज तक, ना कोई इधर हमारा सुनने के लिए आया ना कुछ है। दुनिया भर में मशहूर शोर आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग के अफरोट की चोटी पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। अगरचे हल्की बर्फबारी हुई, ताहम यह पहली बर्फ शोबे सयाहत से वाबस्ता लोगों और सयाहों के लिए मजीद खुशियां लाएगी। गुलमर्ग में मौजूद सयाहों ने बर्फ देखकर इंतहाई खुशी का इजहार किया। उधर गुलमर्ग में सयाहत से जुड़े लोगों ने इस पहली बर्फबारी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि गुलमर्ग में ज्यादातर सयाह बर्फबारी देखने आते हैं। आज इन्हें यकीन है कि अब ज्यादा से ज्यादा सयाह गुलमर्ग आएंगे। तो पहली स्नोफॉल हुई है गुलमर्ग माउंटेन के ऊपर, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे हमारा टूरिज़्म, विंटर टूरिज़्म जो हमारा है, इससे बहुत ज़्यादा विंटर टूरिज़्म हमारा बढ़ता है। नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं स्कीइंग के लिए। आपको पता है पहली बर्फ़ देख के यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट थे बहुत खुश हुए। सेकंड, हमारे जो लोकल लोग थे, काम करने वाले, जो स्कीइंग वाले हैं, स्लेज वाले हैं, उनमें एक खुशी की लहर है कि स्नो बाइक वाले हैं, उनमें एक खुशी की लहर है बर्फ़ पड़ने से, क्योंकि बर्फ़ पड़ने से यहाँ पे तकरीबन 30,000 लोगों की कमाई जो है वो सिर्फ बर्फ़ से होती है। आपको पता है यहाँ पे इंटरनेशनल स्कीइंग भी होती है। और मुश्तबा मनशियात स्मगलर यासिर नजीर पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जख्मी हो गया। फौज के दस्तों ने मशकूक नक्ल हरकत का मुशाहिदा करने के बाद फायरिंग की थी। मुश्तबा स्मगलर को पहले पुंछ अस्पताल में दाखिल किया गया था और इसके बाद GMC राजौरी रेफर किया गया। पुलिस की निगरानी में जख्मी नजीर को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। GMC राजौरी में 4 घंटे इलाज के बाद डॉक्टरों ने यासिर नजीर को GMC राजौरी से GMC जम्मू रेफर करने का फैसला किया। पुंछ के कलमारा में सरहद के करीब घायल हुए यासिर नज़ीर को सबसे पहले राजौरी GMC दाखिल करवाया गया था, जिसकी हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे GMC जम्मू रेफर किया है। उसे यहां से GMC जम्मू शिफ्ट किया गया है। ऐसा बताया जाता है कि उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। यासिर नज़ीर जो कि स्मगलिंग करता है और बीती रात सरहद के करीब गोलीबारी में ये घायल हो गया था। उसके बाद इसे पुंछ दाखिल करवाया गया और पुंछ के बाद GMC राजौरी में लाया गया था, मगर GMC राजौरी में डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद इसे GMC जम्मू रेफर करना मुनासिब समझा। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। हुकूमत ने कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए खुसूसी मराकज कायम किए हैं ताकि वो वहां पंचायत इलेक्शन के लिए बतौर वोटर अपना नाम रजिस्टर करवा सकें। यहां पहुंचकर माइग्रेंट्स बसहूलत एक फॉर्म भर सकते हैं जिससे जरूरी दस्तावेजात मुंसलिक करने होंगे और उस फॉर्म में तफसीलात देनी पड़ेंगी, जिसके बाद माइग्रेंट्स का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। महज माइग्रेंट्स की सहूलतकारी के लिए यह नज़्म किया गया है। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए एक ख़ास सहूलियत दस्तियाब रखी गई है मुख्तलिफ माइग्रेंट कैंप्स में, जहाँ पे जो पंचायती चुनाव होने हैं उस सिलसिले में जो वोटर लिस्ट है उस
में इंक्लूजन के लिए कुछ फॉर्म्स निकाले गए हैं और उसमें काफ़ी जो माइग्रेंट्स है शमूलियत कर रहे हैं। जहाँ तक हम पंचायत चुनाव की बात करते हैं तो वहाँ पे इन फॉर्मों को उन माइग्रेंट्स को दिया गया है, जहाँ पे ये माइग्रेंट फॉर्म्स को भरेंगे और पूरी डिटेल के साथ जो भी बाकी इंक्लूजन करने हैं जो मेंबर्स हैं इसके ज़रिए सरकार तक ये पहुँच जाएगा और उसके बाद यूएलबी और पंचायत के लिए जो चुनाव होने हैं उसमें वोटर आईडीज़ उनको इजरा की जाएंगी। और जहाँ तक एपिक नंबर का सवाल है वो बिल्कुल जो असेंबली और पार्लियामेंट्री चुनाव के लिए वोटर आईडी जारी किए गए हैं उसका एपिक नंबर सेम रहेगा। हमारे साथ कुछ ऐसे माइग्रेंट हैं जिनसे हम बात करेंगे। आपका शुभ नाम? अशोकदार। दर साहब, ये जो सरकार की तरफ से ये इक़दाम उठाए गए हैं या ये कदम जो फार्म इजरा किए गए हैं और माइग्रेंट को देने के लिए, कैसे लेते हैं इन सभी चीज़ों? ये अच्छी बात है और ये पहली बार हुआ है कि जो पिछले आज एक हफ्ते से जो पंचायत का इलेक्शन आने वाला है और पिछले एक हफ्ते से रिलीफ डिपार्टमेंट ने हर जगह पर, हर कैंप में, हर नॉन कैंप में उन्हें अपना कैंप लगाए हैं और जितने भी मुलाजिम हैं रिलीफ डिपार्टमेंट में, जो हमारे माननीय रिलीफ एंड रेपुटेशन कमिश्नर के सिद्धा साहब ने बहुत अच्छा काम किया और हर जगह पर इस वक्त ये इंक्लूजन हो रही है और हमें भी ये भरना चाहिए क्योंकि जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें हम कश्मीरी पंडित अपना नुमाइंदा वहाँ पर खड़ा करेंगे। जब हम सारे भरेंगे, जब हम वोट डालेंगे और ये हकीकत है कि वहाँ पर कश्मीरी पंडित ही कामयाब हो जाएगा। और मैं भी सबों को गुजारिश करता हूँ जितने भी कश्मीरी माइग्रेंट है वो सब ये फार्म भरे और ये अच्छी बात है। कश्मीरी माइग्रेंट पिछले 30 साल से दरबदर है, कोई नुमाइंदा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके लिए वेलकम करते हैं हम सिद्धा साहब को। तो और हर एक इंसान को जो भी माइग्रेंट है इसका इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि अपना नुमाइंदा खड़ा करो, अपनी बात वो कर गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। यानी ये कहना है इनका माइग्रेंट्स का कि जो भी सहूलियत दस्तियाब रखी गई हैं सरकार की तरफ से, जहाँ तक ये फॉर्म 2A की बात करेंगे, इंक्लूजन जो वोटर आईडीज़ में होगा वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है उन सभी माइग्रेंट्स के लिए, क्योंकि ये अपना नुमाइंदा चुनेंगे जो इनकी आगे मदद करेंगे, इनकी जो मुश्किलात है उनका अजाला करने के लिए। कैमरामैन आशु के साथ मैं राजेंद्र टिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। खानाबल अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल सलाह ने भूटान में हाल ही में मुनक़िदा साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन में टीम इंडिया की नुमाइंदगी करके एक नई तारीख रकम की है, जबकि उनकी अंडर 16 टीम में शमूलियत ने फुटबॉल की जानिब यहां के नौजवानों की दिलचस्पी को मजीद फरोग दिया है। अनंतनाग में कवल फुटबॉल क्लब की जानिब से अब्दुल सलाह को एजाज से नवाजा गया और इनके वतन वापस लौटने पर एक इस्तकबालिया का भी एहतमाम हुआ। अब्दुल सलाह का कहना है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों में अब फुटबॉल का काफी हुनर पैदा हो रहा है और वो दिन दूर नहीं जब यहां के नौजवान इस खेल में भी कामयाबी का झंडा गाड़ेंगे। इस मौके पर कवल फुटबॉल क्लब के CEO फारूक अमीन ने कहा कि कम वसाइल के बावजूद भी अब्दुल सलाह का इस मकाम पर पहुंचना यकीनी तौर पर यहां के नौजवानों के लिए मशअल राह साबित होगा और ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए फख्र की बात है। बड़ा कारनामा है क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म हमें पहली बार जब मिले तो साउथ कश्मीर में तो ऐसे बहुत ही टैलेंट है जो हमें अभी दिखता नहीं है, क्योंकि जब ऐसे प्लेटफॉर्म हमें मिलेंगे तभी हम अपना टैलेंट शो कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म हमें मिलने चाहिए क्योंकि हम शुक्रगुजार हैं अपने एक्स चेयरमैन सर के, वसीम असलम सर के और हमारे हेड कोच इशफाक सर, साजिद सर जो हमें ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और हम इस प्लेटफॉर्म पे हम अपने टैलेंट दिखा रहे हैं और उसके बाद हम इस मकाम पे पहुँचे कि हम ये अल्फाज बयान नहीं कर सकते कि हमें कितनी खुशी हुई। मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि एक छोटा लड़का एक खनाबल जैसे एरिया से उठ के जो खनाबल फुटबॉल के लिए माना जाता था, आज पहली बार एक 16 साल के लड़के को मौका मिला हिंदुस्तान खेलने के लिए। पहला लड़का रहा जम्मू एंड कश्मीर में जिसने कंट्री को रिप्रेजेंट किया। मैं ये बात भी कहूँगा, ऐसा नहीं है कि उसको कोई बाहर से आता था ऐसे बोलता था, उसको काफ़ी अपने भी शौक थे खेलने के और जो बाकी घर से निकलना, वहाँ जाना, फिर उसके बाद खेलना, वो उसकी मेहनत है, इसमें काफ़ी डेडिकेशन रहती है। के PCC के सरबराह वकार रसूल वानी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने आईन की 74वीं तरमीम के मुताबिक पंचायतों की तर्ज पर रियासती इलेक्शन कमीशन की निगरानी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस और दीगर अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखे खत में कमीशन की निगरानी और कंट्रोल के बगैर ULB इंतखाबात कराने के तरीक़ेकार पर एतराज जाहिर किया है।
अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर में यूएलबी के इलेक्शन करवाने जा रही है। उसके लिए प्रक्रिया भी शुरू की गई है, लेकिन इसी बीच पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें खासकर कांग्रेस है, उन्होंने एक नया मुद्दा उठाया है और ये मुद्दा है कि अगर यूएलबी के इलेक्शन करवाने हैं तो इनका कहना है कि एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर, उनके सुपरविजन के अंडर होना चाहिए ये इलेक्शंस। लेकिन अभी की जो अगर हम बात करें तो ऐसा लग रहा है कि सरकार यूएलबी के जो इलेक्शंस हैं वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के अंडर करवाना चाह रही है। तो इसके लिए जो कांग्रेस है खासकर, उन्होंने कल एक चिट्ठी भी लिखी है एलजी को और ये इंटरव्यू मांगा है उनसे और कहा है कि इस पर गौर किया जाए। आखिर क्या वजह है, क्यों ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के ही अंडर ये यूएलबी के इलेक्शन, म्यूनिसिपल बॉडीज़ के इलेक्शन करवाना चाहते हैं। इस पर बात करने के लिए रविंदर शर्मा, ये चीफ स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और फॉर्मर एमएलसी भी है। रविंदर जी, आप क्यों ये मांग कर रहे हैं कि यूएलबी के जो इलेक्शंस हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर होंगे? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में आप 5 अगस्त 2019 के बाद लागू है। संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। संविधान कहता है कि भाई ये इलेक्शन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के अंडर होना चाहिए, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन बना भी है, लेकिन उसको इख्तियार सिर्फ पंचायतों का है। पंचायत राज निज़ाम में 2 किस्म की पंचायत आती हैं, एक जो देहात में होती हैं और एक जो शहरों में होती हैं। इनको अर्बन लोकल बॉडीज़, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज़ कहते हैं। संविधान की सेक्शन अमेंडमेंट 74 जिसको संविधान के आर्टिकल 243ZA में शामिल किया गया है, लिखा है कि तमाम म्यूनिसिपैलिटीज़, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे साया होंगे। अब तो कोई बहाना नहीं है, और जो पार्टी सरकार चला रही है वो सरकार रोज़ यह कहती है कि हमने एक देश, एक संविधान, एक विधान, एक कानून लगा दिया। वो कानून की धज्जियाँ उड़ा रही है, कानून की उल्लंघना हो रही है। तो हमने ये मामला उठाया जब हमने देखा कि भाई पंचायतों का इलेक्शन तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा, निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन शहरों का इलेक्शन जो है चीफ इलेक्टर ऑफिसर करेगा। 2 दिन पहले चीफ इलेक्टर ऑफिसर ने डीसी को कहा कि आपने जो डाटा दिया है उसमें कई गलतियां, इसलिए रिजर्वेशन और रोटेशन में गलती हुई है। रिजर्वेशन, रोटेशन, डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड्स 73rd और 74th कानून जो कांग्रेस ने देश भर में बनाया है, वो जहाँ पे जम्मू कश्मीर में आप पूरा लागू है, उसमें लिखा है कि वो भी इलेक्शन कमीशन करेगा इंडिपेंडेंट, क्योंकि आप अफसर से गलत करवाती है रूलिंग पार्टी। तो अब वो तो गलत हो ही रहा है। वोटर लिस्ट में उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ही बनवाएगा, लेकिन आप यहाँ लगातार ये काम कर रहे हैं। आपकी मंशा क्या है? इसलिए हमने एलजी साहब को लिखा है कि आप इस गलती को ठीक करिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रॉन्ग है, एरर नहीं है बल्कि ब्लंडर है, और इसलिए अब संविधान पूरा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज और अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन होगा। हम चाहते हैं जल्द अज जल्द ऑन टाइम इलेक्शन हो, लेकिन ये गलती दुरुस्त की जा सकती है। और आप नया कमीशन बनाएं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कमीशन को जुरिस्डिक्शन दे सकते हैं। लद्दाख में अब इलेक्शन हो रहे हैं। 4 दिन पहले एक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया, जिसके पास 4 और यूटी भी हैं, अंडमान निकोबार की भी है। यहाँ अपनी जम्मू कश्मीर में हमारे पास एक स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उसको पंचायतों में इख्तियार है, शहरों में नहीं है। नहीं तो आप नया बना सकते हैं। हमें ये नहीं। तो क्या लगता है आपको, क्या कोई? मुझे लगता है कि गवर्नर साहब को नोटिस लेना चाहिए। ये तो जवाब कैसे देगी बीजेपी और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन? एक यूटी में 2 कानून, 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान, वो कैसे? ये कानून की नहीं, संविधान की उल्लंघना है। इसलिए हमने उनके तवज्जो दिलाई है, और कहीं अगर गलती जो गलतफहमी भी थी, अगर ये जानबूझ के नहीं है तो फौरी दुरुस्त करेंगे। अभी कोई देरी नहीं है, ऑन टाइम हमने उनको लिखा है। हमारे प्रेसिडेंट विकार रसूल वानी की तरफ से उनको गया है कांग्रेस पार्टी के ब्याह पे। 73rd और 74th कांग्रेस पार्टी की रूह है और हमारी डेमोक्रेसी की रूह है। आज 15 लाख महिलाएं इस देश के अंदर अगर चुन के आई हैं तो वो 73rd 74th की वजह से है। तमाम दलित, सूचित जनजाति जो है सबको रिजर्वेशन है 73rd और 74th शहरों में और गाँव में। आज तो वो ये सरकार कानून पास करती है कि अगले 10 साल में 33% असेंबली और पार्लियामेंट में देंगे। जो लागू है उसको क्यों नहीं लागू कर रहे? चुनाव निष्पक्ष हो, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे साया होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और अगर इसको पूरा नहीं किया जाएगा संविधान की उल्लंघना है।
न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। चीफ स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और फॉर्मर एमएलसी रविंदर शर्मा साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस मान रही है कि ये जो इलेक्शन कमीशन के अंडर अगर यूएलबी के इलेक्शन होते हैं तो तभी ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी। और इनका ये भी कहना है कि अगर बाकी जगहों पे ऐसे प्रावधान है कि जो यूएलबी के इलेक्शन हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर होते हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं। और इसीलिए इन्होंने चिट्ठी भी लिखी है और उनको पूरी आशा है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर संज्ञान लेगी और इनकी जो डिमांड है वो पूरी की जाएगी। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने कांग्रेस के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सीईओ के निगरानी में होने वाले यूएलबी इलेक्शन में धांधली की कोशिश कर सकती है। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियां आइंदा इंतखाबात हारने के खौफ से बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हैं। आने वाले दिनों में म्यूनिसिपल पोल्स होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन इसी बीच अपोजिशन पार्टी जो है वो उन्होंने एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वकार सुलवानी, उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा को एक लेटर लिखी है जिसमें उन्होंने मांग की है कि जो आने वाले यूएलबी के इलेक्शंस हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर होनी चाहिए, न कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के अंडर। तो इस पर कांग्रेस ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि जो यूटी का प्रावधान है, जो यूटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर होना चाहिए। वो लद्दाख की भी रेफरेंस दे रहे हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता। गुप्ता साहब, कांग्रेस ने लेटर लिखी है और कह रही है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के अंडर नहीं बल्कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर यूएलबी के इलेक्शंस हो रहे हैं, होने चाहिए। उनका ये कहना है कि उनको लग रहा है कि उसमें गड़बड़ हो सकती है अगर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के अंडर, क्योंकि नौकरशाही हैवी हो जाएगी, गठजोड़ होगा और उनको बीजेपी को उससे फ़ायदा होगा। ये बीजेपी की एक साजिश। देखिए, कांग्रेस अपनी कारकर्दगी से जो लगातार उसने जम्मू कश्मीर के साथ किया है, अपनी पहले से ही इनकी जो कांग्रेस आपस में विभाजन हो चुका है। इनके बड़े नेता गुलाम नबी आज़ाद अलग जा चुके हैं, इलेक्शन में जाने से डरते हैं, कोरोना काल में कहीं नज़र नहीं आए। उसके बाद भी जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है वो उन पर हावी है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस का डरना स्वाभाविक है। अब नए नए बहाने ढूंढना इन्होंने शुरू किया है, तो ये भी जो चिट्ठी लिखी गई है ये भी उसी का हिस्सा है। आपको लगता है कि कांग्रेस की जो डिमांड है उसमें कोई, क्योंकि उनको फियर लग रहा है कि कोई गठजोड़ होगा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के अंडर अगर इलेक्शन होते हैं तो अफसरों के साथ गठजोड़ करके बीजेपी फायदा होगा? देखिए, ऐसा नहीं है। जो भी कमीशन है या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं वो अपना दायित्व निभाते हैं। आजकल इतनी ट्रांसपेरेंसी है इलेक्शन में, सभी या तो कांग्रेस के पास पोलिंग एजेंट नहीं है। जब पोलिंग एजेंट सामने बैठे होते हैं तो कोई भी पार्टी, और एक पार्टी का नहीं होता है, जितने भी लोग इलेक्शन लड़ते हैं उनके इलेक्शन एजेंट वहाँ पर रहते हैं। जम्मू कश्मीर कोई दूसरी स्टेट्स की तरह नहीं है जहाँ पर बूथ कैप्चरिंग हो, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का भी ठीक है। तो मुझे लगता है इस परिस्थितियों में इस प्रकार की एप्रीहेंशन जताना गलत है और ये अपने जो कमज़ोरी के कारण से बचना चाहती है। तो आपको लगता है कि आप मानते हैं, आप इसका मतलब आप मानते हैं कि कांग्रेस जो है उनको इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल, इंस्टीट्यूशन आज नहीं बनाए गए। ये जब से ये जो भारत आज़ाद हुआ है तब से लगातार इस प्रकार से जो सिस्टम बना है, तो आज उन पर उंगली उठाना गलत है। तो मुझे लगता है कि ये जब जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार का वातावरण है, फेयर एंड ये इलेक्शन होने वाले हैं, इस बारे में सोचना और इस प्रकार का कहना भी गलत है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कविंदर गुप्ता, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सीनियर बीजेपी लीडर साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस जो एप्रीहेंशंस उठा रही है या जो शिकायतें उठा रही है उसमें कोई दम नहीं है। कांग्रेस डर रही है, उनको पता है कि यूएलबी के इलेक्शंस में उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, तो इसी लिए कांग्रेस बहाने ढूंढ रही है। अदरवाइज जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है या स्टेट इलेक्शन कमीशन का इंस्टीट्यूशन है, वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। और ये जो भी इलेक्शन जिसके भी अंडर होते हैं वो इंडिपेंडेंट तौर पे और किसी की मुदाखलत के बगैर होंगे। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और अब बात खेल की और नन्हे
फनकार की जो हुनर है। बांडीपुरा के कुलसा इलाके में कायम की गई क्रिकेट एकेडमी की इफ्तिताह तकरीब के दौरान उस वक्त क्रिकेट शायकीन दंग रह गए जब बांडीपुरा के सुनरवानी इलाके से ताल्लुक रखने वाले 8 साला नबील नेट प्रैक्टिस करने आ गए। नेट प्रैक्टिस के दौरान 8 साला नबील के क्रिकेट खेलने का स्टाइल देखकर सभी हैरान रह गए। नबील तीसरी जमात का तालिब इल्म है और उसने 3 साल की उम्र में ही गुरुग्राम में क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की है। नबील के वालिद के मुताबिक नबील ने न सिर्फ कम उम्री में ही क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की बल्कि वो भी उसे रोजाना 1 घंटे तक क्रिकेट की प्रैक्टिस कराते हैं। नबील के वालिद का मजीद कहना था कि किसी भी शोबे में आगे बढ़ने के लिए तरबियती इदारों